की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरीके से सुनवाई हुई उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की एक बड़ी किरण जागी है। खासतौर पर वक्फ बाय यूज़र को लेकर, आर्टिकल 25, 26 को लेकर जिस तरीके से बहस हुई उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कल जब सुनवाई होगी तो कुछ न कुछ तस्वीर और साफ होगी। मेरे साथ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। उनसे एक बार जानते हैं, कोर्ट में आप मौजूद रहे, क्या कुछ रहा और लग इस तरीके से रहा था कोर्ट पूरी तरीके से आप लोगों की बहस से कन्विंस नज़र आ रहा था? देखिए, हमारे तरफ से जिन लोगों ने बहस की, कपिल सिब्बल साहब ने बहस की, धवन साहब ने बहस की, हुज़ैफ़ा साहब बहस की, सिंघवी साहब ने बहस की, तो बहस को कोर्ट ने सुना पूरी ताकत उसके साथ में, संजीदगी के साथ में। और जो मुद्दे उठाए गए हैं वो मुद्दे पर हमको ऐसा लगा कि कोर्ट का रुख भी बहुत वाज़ेह था, क्लियर था। मिसाल के तौर पे किन पॉइंट्स पे किया गया था? मिसाल के तौर पे एक इशू जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आया वो है वक्फ बाय यूज़र का इशू। वक्फ बाय यूज़र पे जो राइडर लगाए गए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाज़ लोग वक्फ बाय यूज़र को समझते नहीं है। वक्फ बाय यूज़र वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, कब्रिस्तान के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, ईदगाह के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, दरगाह के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो आज से कई सौ साल पहले वक्फ के लिए वक्फ की गई थी, उसके कोई कागजात मौजूद नहीं है, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो ट्रीट कर लिया गया, उसको मान लिया गया कि वो वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में आती है, इस्तेमाल की वजह से वो वक्फ है। ठीक है, तो वक्फ बाय यूज़र को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया इस कानून के अंदर। इस कानून में ये कहा गया कि अगर कोई पहले तो वक्फ बाय यूज़र ही ख़त्म कर दिया गया था। जेपीसी की बहस होने के बाद में ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, अगर उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो हम वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में आज मान लेंगे, लेकिन अब उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। 50 साल के बाद अगर कोई खड़ा हो गया उस पर आकर फिर तो ये सवाल अदालत ने किया कि वक्फ बाय यूज़र पे जो डिस्प्यूट पहले से है वो आपका ख्याल है या आइंदा के कोई डिस्प्यूट के बारे में आप कह रहे हैं, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही शातिराना अंदाज के अंदर ये कानून लाया गया ताकि आइंदा भी कोई डिस्प्यूट पैदा होंगे तो वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी से उसको निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि आप ये बताइए, जिनके पास कागज़ नहीं है ऐसी भी तो वक्फ बाय यूज़र है वो। अगर कागज़ होते लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और अगर वक्फ बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होता तो वो वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में नहीं आते। तो अब अगर आपको अगर आप उनसे ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड करो, तो रजिस्टर करने के लिए वक्फ का पेपर नहीं लाएंगे तो आप रजिस्टर नहीं करेंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे तो वक्फ बाय यूज़र में शामिल नहीं होगा। तो फिर वो प्रॉपर्टी सरकार के पास जाएगी? नहीं, मतलब है कि ये इस पर कहाँ जाएगी ये तो बाद में तय होगा, लेकिन ये बहरहाल वक्फ बाय यूज़र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अदालत में ये बात भी आई है कि तकरीबन 9 लाख के करीब ऐसी मस्जिदें हैं जिसमें से तकरीबन 4 या 5 लाख ऐसी मस्जिदें हैं जो वक्फ बाय यूज़र कैटेगरी में आती हैं। अगर वो सब चली जाएंगी, फिर इस कानून के अंदर एक और बड़ा प्रॉब्लमेटिक एक वो है कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अब वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पे तस्लीम नहीं किए जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, जामा मस्जिद है दिल्ली की, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब अगर आप ये कहते हैं कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे, तो वो गया आपके हाथ से, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह, चाहे कुछ भी हो। वो ये सवाल ही खड़ा किया जा रहा है ना कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करता है, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, तो वो अब आप वक्फ की प्रॉपर्टी के जो उसको प्रोविजन हासिल थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी बात ये है कि इसमें ये सवाल खड़ा किया गया कि आपने जो वक्फ बोर्ड का कंपोजिशन बदला है कि उसमें 2 नॉन मुस्लिम किए हैं, तो ये दूसरे जो वो है इंडोमेंट है, हिंदू इंडोमेंट है, उसके लिए हिंदू होना शर्त है, सिख इंडोमेंट है, उसके लिए सिख होना शर्त है। तो यहाँ से ये क्यों आपने 2 ही लाए गए? तो ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया, फलां किया गया। तो ये पूछा गया कि सिर्फ 2 ही होंगे या उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं? उनका नहीं, 2 ही होंगे। तो उनका कानून में तो ऐसी बात नहीं है। पहले तो कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि चाहे वो बार काउंसिल से आ रहा हो, चाहे वो पार्लियामेंट से आ रहा हो, चाहे वो असेंबली से आ रहा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से आ रहा हो, उसके लिए मुसलमान होने की शर्त थी। आपने वो शर्त हटा दी। तो ये कहना कि सिर्फ 2 ही होंगे, तो उन्होंने कहा हम इस पर एफिडेविट दे सकते हैं, 2 ही होंगे। सरकार का मानना यही है कि हम 2 से ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन ये सब बातें हैं बोलने के लिए तक कि सरकार जब उसको इंटरप्रेट करना शुरू करेगी तो वो यही कहेगी कि इसमें हिंदुओं 2 के बाद शर्त नहीं लगाई गई कि बाकी लोग हिंदू नहीं होंगे, हिंदू हो सकते हैं। इस पर भी कोई स्पष्ट जवाब सरकारी वकील ने नहीं दिया। तीसरा इशू ये खड़ा हुआ कि जिन प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का क्लेम है और वो अब ये कह रही है कि वो क्लेम ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो डिस्प्यूट, वो उसके लिए पहले कलेक्टर की बात थी, अब डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात आ रही है। अब डिजिग्नेटेड ऑफिसर ये तय करेगा, तो डिजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, डिस्प्यूट भी गवर्नमेंट के साथ में है, तो फैसला किसके पास जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये इस पे भी कोई स्पष्ट तौर पे जवाब सरकारी वकील के पास नहीं था।
तो ये कई ऐसे सवालात हैं जो आज बेंच ने भी उठाए हैं, हमारे वकीलों ने भी उठाए हैं और उसका कोई जवाब अभी नहीं मिला है। तो उम्मीद यही है कि हम जो है आइंदा जो है कल सुनवाई है दोबारा, कल सुनवाई में ये सब मुद्दे उठेंगे दोबारा और हमें उम्मीद है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट उम्मीद लग रही है आप लोगों को? इस हद तक तो लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली सवालात पूछ रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि देखिए ये पूरा कानून ही विवादित है, पूरा कानून ही डिस्प्यूटेड है, पूरा कानून ही मुसलमानों फाइनल मांग क्या है? मतलब इस कानून को हमारी रद्द करना फाइनल चाहिए मांग यही है कि कानून को रद्द होना चाहिए। क्या? रद्द होना चाहिए। बिल्कुल, ये जितने प्रोविजंस लाए गए हैं कानून को लेकर जो प्रोविजंस लेके आए गए हैं उन पर चाहे मुस्लिम पसला बोर्ड हो या दूसरी मुस्लिम तंजीमें हों, वो लगातार इस कानून को ही पूरी तरीके से रद्द करने की मांग कर रही हैं।